तो इसमें अगर कोई इंडिविजुअल, जैसे आप लोग कह रहे हो कि सैलरी किसी को देनी है, तो सैलरी के लिए आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करोगे, किसी एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, और किसी वेंडर को या किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है, या सरकार की कोई सोसाइटी है उसको पेमेंट करनी है, तो उसके लिए आप इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करोगे। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई दुकानदार है या किसी को, तो उसके लिए आप वेंडर सेलेक्ट करोगे यहाँ पे। सर ये वेंडर के लिए डेट ऑफ इंकरप्शन में क्या देना होगा? हाँ जी, वेंडर के लिए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इंकरप्शन में क्या देना होगा वेंडर के लिए? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में देना होगा आपको जब उसकी फर्म रजिस्टर्ड हुई है, वो डेट, यानी जब उसका जीएसटी नंबर हुआ है या जीएसटी नंबर जिस डेट को मिला वो डेट डाल दो आप। और जिसके पास जीएसटी नंबर ना हो उसके लिए क्या करेंगे? जीएसटी नंबर के बगैर आप पेमेंट कैसे करोगे? नहीं, कई जैसे फर्में होती है जो जिसके पास नहीं, बिना जीएसटी नंबर के तो फर्म होती नहीं कोई। सारे जैसे चाय पानी मंगवाते हैं किसी से, उसका जीएसटी नंबर थोड़ी होगा सर। जैसे मीटिंग होती है, मीटिंग के लिए तो उसका वो पूछ लो ना भाई, तूने कब से खोल ली है दुकान? सर उसका बैंक अकाउंट तो खुलवाया होगा कभी ना कभी फर्म के नाम से, बैंक अकाउंट की डेट डाल दो। सर उनकी कंडीशन पूरी नहीं हो रही कि वो जीएसटी नंबर ले, तो वो क्यों देगा सर? जीएसटी नंबर लेने के लिए कंडीशन है कि इतने ना सालाना 50 लाख से ऊपर के ना टर्नओवर होना। मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, इसने जिस नाम से बिल बुक छपवाई है, उस बिल बुक के अगेंस्ट जो भी जिस नाम से उसने बिल बुक छपवाई है, उसका कोई बैंक अकाउंट तो खुला होगा ना उसका, उस नाम से। नहीं, बैंक अकाउंट फर्म के नाम से जब ही खुलता है ना, जब सर जीएसटी नंबर तो फिर तो वो तो गलत हो गया ना, फिर तो वो तो फ्रॉड वाली पेमेंट होगी, वो तो गलत चीज होगी। मान लिया बिल उसने किसी के नाम से बनवाया हुआ है, खाता उसने अपने नाम से खोला हुआ है, तो वो तो गलत हो गया ना, फिर वो तो गलत है चीज, वो तो गलत है ना। ऐसे तो फर्मों का सर नाम तो पाएगा, उसका जोड़ी थोड़ी सर जीएसटी नंबर। फर्म अगर है तो उसका बैंक अकाउंट फर्म के नाम से होगा, अगर वो नाम फर्म से है, खाता उसका खुद के नाम से है, तो वो तो फ्रॉड है सर। बैंक में तो जब भी खोलते हैं ना, करंट अकाउंट्स खोलेंगे फर्म के नाम से। जब नहीं, इस चीज का मेरे पास कोई आंसर नहीं है, ये गलत बात है। वो आप लोग देखो आपने क्या करना है उस बारे में। बीसी चल रही है। एक्चुअली में सर जी सर, जैसे कि हमें गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ता है सरकारी गाड़ियों में, और कभी कभार ड्राइवर अपनी जेब से डलवा लेता है। क्या करना पड़ता है? एक मिनट दोबारा बोलना। हमारी सरकारी गाड़ी कभी चंडीगढ़ जाती है जी, वहां से वापसी में पेट्रोल डलवाना पड़ता है, किसी भी पेट्रोल XYZ। हाँ जी, हाँ जी। ड्राइवर अपनी जेब से पे कर देता है। ठीक है जी। उसकी पेमेंट कैसे हुई सर? तो ड्राइवर आपका कौन सा है, जो मतलब उसी स्कीम के तहत लगा हुआ है? सर ये उस स्कीम में हो सकता है, कुछ रेगुलर कर्मचारी। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपका ड्राइवर लोकल तेल डलवाता है, तो लोकल तो आप उस पेट्रोल पंप का उसका पे कोड खोल लो, ठीक है। ओके। अदरवाइज अगर वो ड्राइवर आपका बाहर जाता है, बाहर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से तेल डलवाता है, तो आप ड्राइवर के अकाउंट में वो पैसा डाल सकते हो। ओके, पेडवाइन नहीं कराते सर। हाँ, लेकिन वो बाहर का होना चाहिए, ये नहीं है कि भाई आप लोकल भी उसी के अकाउंट में डालना शुरू कर दो। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। बाहर गया है तो मान लिया कोई 50-100 किलोमीटर दूर गया, वहां तेल डलवाया, तो वो ड्राइवर को आप दे सकते हो। ड्राइवर वो बिल दे देगा, पेड एंड अटेस्टेड बाय मी करके, उसको पेड करके देगा, वो भी हमने जेब से दिए हैं पैसे, तो उसके अकाउंट में डाल सकते हो आप। फिर सर उसको वेंडर में रजिस्टर, इंडिविजुअल में रजिस्टर करें उस ड्राइवर को? नहीं, ड्राइवर भी तो कॉन्ट्रैक्ट वाला होगा आपका, वो रेगुलर ड्राइवर तो होगा नहीं। रेगुलर ड्राइवर भी है सर। रेगुलर है जी सर। रेगुलर के लिए तो फिर आपको, उसके लिए तो फिर अभी सिस्टम में ऐसा तो कोई प्रोविजन है नहीं। सर रेगुलर ड्राइवर हमारे पास सारे। तो रेगुलर ड्राइवर का आप खोल सकते हो उसमें पे कोड, एज ए वेंडर, एज ए एम्प्लॉय या इंडिविजुअल, उसमें एज ए वेंडर मतलब इंडिविजुअल खोल सकते हो। ओके। हाँ, तो इसमें मैं ना कि वैसे एग्जांपल डाल के देख रहा हूँ। तो किसी के पास अगर कोई है तो पे कोड खोलने के लिए कोई एक्चुअल जेन्युइन डाटा, हरकेश जी आपके पास है क्या कोई जो खोलना है? आपका यूजर आईडी है सर, आपको शेयर करा है सतेंद्र को एक डिटेल अभी बैंक अकाउंट। एक मिनट में देखता हूँ, होल्ड करो।
हाँ जी। सर एक बार एम्प्लॉय तो ऐड करके दिखा दीजिए, जो बैंक अकाउंट डिटेल्स वाला मैटर था जो ऐड नहीं हो रहा है, एक बार उसको प्रोसेस कर दीजिए एक बार सर। हेलो सर। हाँ जी सर। हेलो। मैं ये बोल रहा था कि भाई दो चीजें अलग अलग मैंने अभी भी बताया था कि भाई अगर आप एक तो आप रजिस्टर्ड वर्ड यूज कर रहे हो और एक तो रजिस्टर्ड का मतलब ये है कि भाई ऑलरेडी पहले किसी बेनिफिशियरी का पे कोड खुला हुआ है, आपने उसको रजिस्टर्ड करना है किसी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी में, ठीक है। वो तो होता है रजिस्टर्ड करना, पहले से खुला हुआ पे कोड। दूसरा होता है नया पे कोड क्रिएट करना, नया पे कोड बनाना। अब ये दोनों चीजें अलग अलग है। क्रिएट कर दो सर एक। हाँ, क्रिएट के लिए मुझे डिटेल दे दो आप कोई। मेरे पास हर केस ही सिर्फ बैंक की डिटेल आई है, मेरे पास नाम वगैरह नहीं आया। उसी के अंदर भूपिंदर सिंह सर, उसी के अंदर लिखा हुआ है नाम। सर मैं अभी आपको भेजता हूँ, मुझे भेजो, मैं भेज सर, एक मिनट रुको, आप मुझे भेजो आप मुझे उसका नाम, पेन नंबर। भेजो, भेजा है ना उन्होंने अभी। हेलो हेलो जी जी बोलो। सर, एम आई ऑडिबल? हाँ जी सर, मुझे एक चीज पूछनी थी इसमें। जैसे कि कुछ कॉमन एजेंसीज होती हैं, जैसे इंटरनेट का बिल हो गया, या जैसे पंचकुला में इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करवाना है, तो डिफरेंट लोगों ने शायद उनको पहले ही उनको रजिस्टर कर रखा होगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इनका पे कोड क्या है, कौन देगा हमें, या इसमें कोई तरीका होता है ढूंढने का? मैं बताता हूँ, जैसे ही आप उसकी डिटेल दोबारा से उसका पे कोड खोलने के लिए सिस्टम में डालोगे ना, तो वहां पे उसका पे कोड ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा, वो दिखा देगा अपने आप, तो ये ऑलरेडी खुला हुआ है और ये पे कोड है उसका। अच्छा, हम रजिस्टर करने के लिए अलग उसकी डिटेल अगर डालेंगे तो वो दिखा देगा कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है? आप उसका नया खोलने के लिए जैसे डिटेल डालोगे ना, नया क्रिएट करने के लिए, जैसे ही आप उसकी बैंक की डिटेल डालोगे तो वहां पे यूसीपी आपको वो शो हो जाएगा कि भाई ऑलरेडी इसका खुला हुआ है, वो यूसीपी दिखा देगा वहां से। वो यूसीपी आप नोट करके उसको रजिस्टर कर लेना बस आपने उसमें। एक चीज और पूछ रही थी, कई वर्चुअल अकाउंट नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास रिलायंस जियो का एक बिल आता है, तो उनका ना बैंक अकाउंट नंबर उन्होंने वर्चुअल वाला दे रखा है, तो वो उनसे चेकबुक वगैरह कैसे लूं फिर? मतलब वो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, होता है उनका कुछ? वो इनवॉइस दे देंगे आपको, उस इनवॉइस की उनकी डिटेल होती है, वर्चुअल अकाउंट नंबर भी होता है, एफएससी कोड होता है। अच्छा, तो वो ले लेगा, ये उठा लेगा, वो प्रूफ उठा लेगा अगर हम वो वाला प्रूफ डालेंगे? ये हमारा जो है ना, कल की मीटिंग में एजेंडा है वर्चुअल अकाउंट का, ये आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से ही आया था, तो कल इसको हम डिस्कस करके उसमें इसका प्रोविजन करवा देंगे, जो पैन अकाउंट होते हैं ना, वर्चुअल अकाउंट, वो वाला। ठीक है सर, ठीक है। सर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है, ये पीडीएफ भेजी है ना और कैसी आपने? हाँ एक मैंने आपको ये भेजी है सर, पीडीएफ को नाम और सर मैंने भी एक पीडीएफ भेजी है मुकेश सर को। तो हरकेश जी, मेरे पास आया नहीं आपका पीडीएफ। हरकेश सर ने भेज दिया सर आपको, भूपिंदर के नाम से है बेनिफिशियरी। ये स्क्रीनशॉट भेजा है सर आपको मैंने पासबुक का पेई का। अच्छा, ये भूपिंदर के नाम से है सर, एक कस्टमर नेम, ठीक है, नंबर भी है। इसकी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको क्या है? सर अभी के लिए डम में डाल लो आप, जो लास्ट में इशू आ रहा है बेसिकली वो पता चल जाएगा। इसका बैंक अकाउंट किस डेट को खुला है, ये डमी डाल लेते हैं। हाँ जी,
13/1/2014 सर डेट। अतर सिंह जी। सर मोबाइल नंबर है 844 844 72 72 83 83 728। 728, ठीक है। हाँ जी। और एड्रेस है इसका पीओ जारसा पट्टी चोपड़ा। इस पासबुक पे है गुड़गांव सेक्टर 38 गुड़गांव। ब्रांच का एड्रेस है ना। हाँ, ये ब्रांच का गांव क्या है, इसका एड्रेस क्या है घर का? पीओ जारसा। पीओ जारसा। शिव मंदिर गुड़गांव। जारसा पट्टी हाँ जी, पट्टी चोपड़ा। चोपड़ा। पैन नंबर सर ASMPB 1461A रूरल एरिया। सर इसमें पैन की वैलिड नहीं होता। पैन मान लो हमने किसी और का लिख देते हैं, जैसे भूपिंदर की बजाय सुरेंद्र का लिख देते हैं पैन, तभी ये वैलिड कर देगा सर ये तो? नहीं, हमने चेक लगवा दिया, इस पे नहीं करेगा। लगवा दिया, हाँ। ठीक है। तो इसका एफएससी कोड बोलना क्या है? SBIN। SBIN हाँ जी 0016 16 532। 532। ये वेंडर में होगा था, वेंडर में हो जाएगा ये सर फर्म। बैंक अकाउंट नंबर बोलो। 33 33 529 529 12 12 63 63 16। ये प्रॉब्लम है सर यूजर। Pay bank detail does not exist। यही आता है सर, बहुत मल्टीपल टाइम एरर आता है ये। अच्छा, ये वाला आ रहा है। हाँ जी। ये सर करते करते इसको दुखी हो गए, यही आता रहता है बस सर इसको 10 20 50 बार डालोगे ना, यही ठीक बता देगा अभी। वेट करना 2 मिनट आप लोग। सर इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है तो फिर चेक अपलोड नहीं होता बहुत देर तक। बैंक डिटेल हम अपलोड करते हैं,
किसी किसी में ये इशू आता है। दोनों चीजें जो है ना ये आज सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी, ठीक है? ठीक है सर। एक एरर और आती है सबमिट के टाइम पे, अनडिफाइंड आ जाता है। सबमिट करते हैं ना, जब सब कुछ अपलोड भी हो जाता है, लास्ट में जब सबमिट करते हैं तो उसमें अनडिफाइंड आ जाता है, वर्ड लिखा हुआ बॉक्स खुल जाता है, वो भी सबमिट नहीं होता कई देर तक। वो कई बार क्या होता है, आप लोग डबल क्लिक कर देते हो ना, तब आ जाता है। थोड़ा सा वेट किया करो। अभी नया मतलब सिस्टम बन रहा है ना, अभी एप्लीकेशन नई बन रही है, तो उसमें थोड़ी कमियां हैं अभी। ये नहीं है कि भाई वो मतलब परफेक्ट हो गई है, तो थोड़ा सा उसमें नेट का भी इशू आ जाता है, क्योंकि थोड़ा लोड ज्यादा है साइट पे। सर ये बहुत तो मेजर कमी है, ये जो कमी है बहुत जाएगी, ये आज ठीक हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। बिल बनाना सर एक सैलरी का बिल बनाना और बता दीजिए प्लीज। कोई आपने पे कोड खोला हुआ है? ओपन है सर, ओपन है। इसी में खुलेगा? नहीं, मैनेज पे लिस्ट में सर, मैनेज पे में पे लिस्ट में पे कोड है। सर मैनेज पे में पे लिस्ट में लिस्ट मिल जाएगी आप पे कोड में, पे लिस्ट। वेरीफाइड है? हाँ जी है, वेरीफाई है सर। कौन से वाला है? ये नीचे ले लो, 5th नंबर पे एम्प्लॉइज वाला, मुकेश के नाम से। ये वाला? हाँ जी, ये मुकेश कंसल्टेंट अकाउंट, ठीक है। कौन सी स्कीम में है? HR 57। 57 में? हाँ जी, तो इनको इसमें ग्रांटी नेट में से मिलती है? हाँ जी, सारी पेमेंट ग्रांट इन एड ऐड से जाएंगे, ऑब्जेक्ट हेड से। ठीक है। तो सैंक्शन नंबर बताओ, आपने जो ली है सैंक्शन जनरेट करा लिया आपने इसकी? नहीं सर, बढ़ाई नहीं है। आप एक बना के फिर हम कैंसिल कर देंगे उसको, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। अपलोड तो करनी पड़ेगी ना? हाँ, वो करके हम रिजेक्ट कर देंगे ना चेकर के आईडी से इसको फिर दोबारा। कोई कागज तो भेज दो, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। यूसी रिक्वायर्ड पे अगर पहले कोई एडवांस आपने किसी को पेमेंट दी है, तो यहाँ पे अगर यूसी रिक्वायर्ड है तो यस करना पड़ेगा आपको। अगर यूसी रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको नो करना। व्हाट्सएप कर दो सर। आप एक वेंडर पेमेंट बना लो, हमने सैंक्शन बना रखी है उसकी, आप ये बना लो एक बारी। हम आपको वाला है ना, यही वाली इसकी बनाई? नहीं सर, नहीं और कोई है, हम सैंक्शन भेज रहे हैं आपको। हर केस सर आपको सैंक्शन भेज रहे हैं। सैंक्शन भेजो फिर आप। हाँ, मैं आपको भेज रहा हूँ सर। इसको तो एक बार कंटिन्यू कर दो सर, जहां तक हो सके। कहाँ सैलरी तो कहाँ भरेंगे? मैं ये डमी डाल देता हूँ 100 रुपए इसके, ठीक है जी। अगर यहाँ पे आप लोग जीएसटी काट रहे हैं तो जीएसटी अमाउंट डालोगे, उसका सीपीआई नंबर यहाँ पे डालना है आपने। एक चीज पूछनी है। अभी क्या है इस सिस्टम में, जब जीएसटी डालेंगे तो सेंट्रलाइज डीडीओ का ही जीएसटी नंबर चलेगा इसमें? तो नहीं, जीएसटी नंबर इंडिविजुअल चलेगा सभी का अपना अपना। 10 नंबर सिर्फ टीडीएस के लिए सेंट्रल डीडीओ का चलेगा एक। तो वो तो जीएसटी की साइट पर रजिस्टर्ड नहीं है, वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ये इंटीग्रेशन है हमारा जीएसटी के साथ। आप यहाँ पे जो उसका सीपीआई नंबर डालोगे, अमाउंट डालोगे, ऑटोमेटिक उसकी पेमेंट जीएसटी में चली जाएगी यहाँ से। हाँ, जैसे कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने पहले से जीएसटी नंबर ले रखा है, तो हम वहाँ पे पहले से चालान बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम चालान जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे इसमें वो नंबर यहाँ डालोगे, अमाउंट कितनी है वो डालोगे आप। ठीक है। और जो 10 नंबर में जो है वो बता रहा हूँ मैं आगे। ये 100 रुपए डाल दिए मैंने इसमें, इसको ऐड कर दिया, ठीक है जी। ऐड हो गया, ये नीचे आ गया। अब उसमें मान लिया किसी का आपने टीडीएस काटना है, यहाँ डिडक्शन पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे आप लोग उसका अगर जीआईएस कट रहा है, इनकम टैक्स, टीडीएस, सरचार्ज, मिसलेनियस,
तो यहाँ पे टीडीएस अगर काटना है तो आप उसका टीडीएस जो भी काट रहे हो 10 रुपए यहाँ पे काट के उसको ऐड कर देना है, ठीक है, और उसको सेव करना है। तो ये जो टैन नंबर है जो सेंट्रलाइज डीडीओ का वही रहेगा ना सर इसमें? तो हाँ, एक ही रहेगा टैन नंबर, ओनली एक। अच्छा, जीएसटी केस में सोसाइटी के जो इंडिविजुअल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का जीएसटी नंबर चलेगा, वहां से चालान जनरेट करना है, अनपेड रहेगा और यहाँ पे सीपीएन नंबर डालेगा। हाँ तो जी, उसके बाद ई सैलरी पे जाके हम चालान बनाएंगे तो उसके बाद वो निकल जाएगा अमाउंट वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका टीडीएस डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है, इसको ऐड करके सेव कर देना तो टीडीएस इसमें डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है। अब उसके बाद जो मैंने स्टोर बेस्ड असेसमेंट डाले हैं, तो अब यहाँ पे आपने कंपोनेंट पे क्लिक करना है। अब कंपोनेंट यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, ये कंपोनेंट है। जैसे स्कीम में तो एक ही कंपोनेंट दिखा रहा है, बहुत सारी स्कीमों में ना मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, वो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा कंपोनेंट है। यहाँ पे 100 रुपए मैंने डाल दिए, 100 ही यहाँ पे डालना है, इसको ऐड कर दिया और इसका जो कंपोनेंट कोड है वो 185.2 है, तो ये कोड से चलता है सारा इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं। इसको सेव कर दिया। हाँ जी सर, एक चीज पूछनी है, के बाद इसको हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। नहीं, एक क्वेश्चन है सर यहीं पे, जैसे कि सपोज की 185.2 में एक्सपेंडिचर कर लिया उसने जितना हमने एलोकेशन दी थी, पर इस पेज पे यूजर को कहीं पे पता नहीं चलता कि आपका सारा अमाउंट एग्जॉस्ट हो चुका है। नहीं, वो रिपोर्ट है, इसमें आप देखो ना, रिपोर्ट में जाके चेक करो, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वाइज रिपोर्ट है, वहाँ पे कंसोलिडेट आ रहा है, वहाँ पे डाटा बिल वाइज आ रहा है, बिल वाइज है डाटा, बिल वाइज डाटा आ रहा है, उसमें आप चेक करो दोबारा से, ठीक है। नहीं सर, ये जो कंपोनेंट वाइज डाटा नहीं आ रहा उसमें। कंपोनेंट ये सेंटर का है ना, स्टेट की कंपोनेंट वाइज रिपोर्ट आएगी आपके पास, उसमें आपका जो एसएलएस है ना, जो स्कीम है सरकार की, स्कीम वाइज उसमें बिल दिखा रहा है अलग अलग। जैसे आपकी स्कीम है ये स्कीम है ना, जो ये HR 57, हाँ जी स्कीम वाइज दिखाएगा, वहाँ स्टेट का अलग दिखाएगा, सेंटर का अलग दिखाएगा, उसमें कंसोलिडेट अमाउंट आ जाता है जितना हमने इसको बजट एलोकेशन कर रखा है यहाँ पे इस रिपोर्ट में, जहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। चलो उसमें कोई थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा तो वो हम करवा देंगे रिपोर्ट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इसको हम सबमिट कर देंगे। यस किया, ये बिल नंबर इसका जनरेट हो गया ये वाला, ठीक है। हाँ जी, इसको ओके कर देंगे, 2 नंबर बिल बना है। तो अभी यहाँ पे आपने वो सैंक्शन अपलोड करनी है बिल नंबर के अगेंस्ट। हाँ जी, यहाँ पे जो मेन आपका सैंक्शन है, सैंक्शन ऑर्डर यहाँ पे आपने अपलोड करना है, हाँ जी। और यहाँ पे जो सब वोचर्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं यहाँ पे, वो अटेस्टेड एंड वेरीफाइड करके, और सैंक्शन पे ट्रेजरी बिल नंबर लिख के ये वाला बिल नंबर आपने लिखना है, ये वाला ये लिख के उसके बाद आपने यहाँ वो डॉक्यूमेंट सारे करके उसको अपलोड कर देना है। ठीक है जी, ठीक है जी, अपलोड करोगे और उसके बाद यहाँ से अपलोड करने के बाद आप अगर लगता है आपको रिसेट भी कर सकते हो उसको, फिर आपने उसको सेंड टू AI चेकर को भेजना है आपने यहाँ से बिल को इम्प्लीमेंटिंग। सर इस बिल में जो सब वोचर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं सर? जैसे आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, आपने बाजार से कोई सामान परचेज किया है जी, कोई भी जिस बेस पे आप जिस कागज को आप पास फॉर पेमेंट कर रहे हो रुपीस इतने, अटेस्टेड एंड वेरीफाइड कर रहे हो या पेड फॉर या पेड एंड अटेस्टेड बाय मी कर रहे हो, जिस पे पेमेंट कर रहे हो आप, हाँ जी वो सब वो चलो सर। वो अच्छा, वो एक बिल की कॉपी या उसके साथ जैसे कोई कोटेशन वगैरह है या कोई कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो भी उसकी PDF साथ जाएगी? वो आपका डिपार्टमेंट अगर आपकी कोटेशन चेक करना चाहता है तो वो देख ले, नहीं तो हमें तो ट्रेजरी को तो ओरिजिनल वोचर चाहिए अपलोड पेड हुए सारे। ओके सर। सर तो इसमें बल्क में सिलेक्शन हो सकता है वेंडर्स का या एम्प्लॉइज का बिल बनाते वक्त? बल्क में तो अगर नंबर ज्यादा हो तब गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, अदरवाइज नहीं करती। नहीं, अभी जैसे इसके प्रीवियस पे जो पीछे वाला पेज था उस पे था ना मैनुअल सिलेक्शन और बल्क था। वो बल्क में उसी चीज के लिए बता रहा हूँ ना, मान लिया आपने किसी 2-3 हजार आदमी को पेमेंट करनी है, ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन देते हैं हम, एक्सेल फाइल का एक फॉर्मेट होता है, उसमें कुछ फील्ड अपलोड हो गया, वो डाटा डाल के हम वहां उस फाइल को एक्सेल को अपलोड कर देते हैं। तो वो अपलोड करते हैं तो सिस्टम क्या करता है, उसके टेम्परेरी यूसीबी जनरेट करके वो पेमेंट उनके अकाउंट में चली जाती है। वो नंबर ज्यादा हो, 3-4 हजार नंबर ज्यादा हो, तब वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है
सरकार, अदरवाइज नहीं। नहीं, जैसे मान लो सर सैलरी है ना, मान लो सैलरी केस में मान लो 50 एम्प्लॉइज हैं, तो 50 के 50 को एक ही बिल में बना सकते हैं कि सबका इंडिविजुअल बिल बनेगा अलग से? बना सकते हो आप, 50 एक बिल में डाल सकते हो आप 50। हमने इसका लॉग आउट टाइम कम से कम भी हमने इसका किया हुआ है, 20-25 मिनट का लॉग आउट टाइम है यूजर का। ठीक। और सर जैसे मान लो एक चीज और कर सकते हो आप, एक चीज और कर सकते हो, अगर आपको लगता है भी ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें आधी एंट्री डाल के उस बिल को सेव कर लो, सेव करके दोबारा उसको एडिट करके फिर खोल लो। ओके। लॉग आउट टाइम जो है ना वो 20 से 25 मिनट का हमने डलवाया हुआ है, शायद 30 मिनट का है। हाँ ओके। हाँ जी। तो ईपीएफ डिडक्शन है सर, तो इसी में ऑप्शन है या ईपीएफ हमें पहले मतलब अपनी शीट में ईपीएफ डिडक्शन करके जो नेट अमाउंट आता है वो यहाँ डालना है? बिल्कुल नेट डालना आपने, डिडक्शन जो आपने बेनिफिशियरी को पेमेंट करनी है वो आपने यहाँ डालनी है, बाकी डिडक्शन करके उसके साथ मैच होनी चाहिए वो, ठीक है? अच्छा सर ये सैलरी बनाते वक्त जैसे मान लो एमपीएसडब्ल्यू फीमेल की बना रहे हैं, स्टाफ नर्स की बना रहे हैं, तो ये इनकी हेड वाइज या कैटेगरी वाइज बनेगी या एक ही बिल में बन जाएगी, अलग अलग बिल बनेगा सर इनका? इसमें कैटेगरी तो मेरे ख्याल से डिफाइंड है नहीं, वो तो फिक्स रेट है उनके, तो जितनी जिसको मिलनी है उतनी अमाउंट डाल सकते हो आप उसकी। रेट अलग अलग है सर, रेट अलग है ना, तो फिक्स दे रहे हो ना आप उनको, कितनी सैलरी है अलग अलग पोस्ट की जी। मान लीजिए किसी को आप 25,000 रुपए सैलरी दे रहे हो फिक्स, ठीक है, एक पोस्ट को, दूसरी पोस्ट को दे रहे हो 30,000, एक के 25,000 डाल दो, एक के 30,000 डाल दो, अलग अलग। सर जैसे बीएसएनएल को सेल्फ पेड होती है पेमेंट ना? हाँ जी। तो उसका बिल कैसे करेंगे जो सेल्फ पेड होता है बीएसएनएल को? सेल्फ का तो अभी बीएसएनएल को तो आपने डायरेक्ट उनसे डिटेल लेनी पड़ेगी, उनके अकाउंट में जाएगी पेमेंट, क्योंकि इस सिस्टम में कैश और चेक का कोई प्रोविजन नहीं है। नहीं, जैसे क्या होता है कि मान लो बीएसएनएल का बिल आ गया, तो उसको खुद से पे करने के बाद ही मान लो एम्प्लॉय या कोई भी है उसको एनकैश करवाता है, रिम्बर्समेंट बाद में होती है ना उसके लिए। तो उस केस में कैसे करना है? और सर जैसे मान लो फील्ड में क्या होता है, मेडिसिन वगैरह या कोई सप्लाई लेके आनी होती है, उसके लिए भाड़ा होता है, कोई 4 व्हीलर वगैरह को भाड़ा देना है, तो वो भी कैश पेड रहता है, तो उस केस में कैसे रहेगा पेमेंट का? तो ये जो इस तरह की चीजें हैं ना, आप हरकेश जी को नोट करवा दो, कल हम मीटिंग में सारी डिस्कस करके और हरकेश जी का सारा सोल्यूशन आपको बता देंगे, ठीक है? ये हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि अभी सिस्टम गवर्नमेंट ने अभी दिसंबर जनवरी में ही लॉन्च किया है, तो इसमें जो मतलब लगेगा सरकार को कि भी ये चीजें जरूरी है वो करनी है, तो वो मीटिंग में डिस्कस होके उनका हम प्रोविजन सिस्टम में करवा देंगे। जी सर, क्योंकि ऐसा है ना सर, बीएसएनएल को पेमेंट जो है ना डायरेक्ट उनको अपने जो किसी भी पोर्टल के थ्रू डायरेक्ट कर नहीं सकते हम लोग, फिर वो मैच नहीं होती। ठीक है आपकी बात, कोई नहीं, ये आप नोट करवा दो जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, तो हम सबका सलूशन बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे ना हमारे पास छोटे छोटे अमाउंट की सैंक्शन होती है, मान लो 250 रुपए की मीटिंग का सैंक्शन है सर, उसमें लेटर पैड पे बिल आते हैं सर, वो चल जाएंगे सर? और वो कर्मचारी है ना, जैसे किसी छोटे छोटे गांव में जाके मीटिंग कर रही है, तो वो उस चाय वगैरह के बिल है सर छोटे छोटे, तो वो अगर पेड बाय मी कर दे तो वो पास हो जाएंगे सर? हाँ हो जाएंगे, वो तो छोटे पेमेंट, पेटी पेमेंट्स तो करा सकते हो आप, 1000 रुपए तक की तो पेमेंट जो मीटिंग करने जा रहा है उसको दे सकते हो आप, 500-1000 रुपए तक की तो पेमेंट, वो तो पेटी पेमेंट्स में छोटी अमाउंट को ले ही सकते हो। जी सर, अभी ना जैसे बड़ी अमाउंट न्यूज में डाल सकते हैं आप, यही 500-700 रुपए की पेमेंट जो है वो हो सकती है। जी सर, अभी जैसे सर हमारे पास जैसे अप्रैल में मई में एक्टिविटी हो रही है, तो वो 250 करके अगर उसकी 1200-1500 पेमेंट हो जाएगी तो वो पास हो जाएगी जब ये सॉफ्टवेयर? हाँ, उसका अनेक्सर आपको लगाना पड़ेगा, डेट वाइज अलग से उसका एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा कि भाई इस डेट में इतना खर्चा हुआ, इसमें इतना हुआ है, ठीक है? जी सर, ओके सर, थैंक यू। और उसकी सैंक्शन आपको उसके नाम से जारी करवानी पड़ेगी, जिसको पेमेंट कर रहे हो आप। अच्छा, जिसको पेमेंट कर रहे हैं उनके नाम कर रहे हो उसके नाम से सैंक्शन जारी हो गया। अगर आप किसी एम्प्लॉइज ने खर्च कर दिया अपनी जेब से, उसका 1000-1500 का बिल है अलग अलग डेट में, कोई 200 की 400 की पेमेंट अलग अलग है, तो टोटल अमाउंट की उस एम्प्लॉइज के नाम से सैंक्शन जारी करानी पड़ेगी। जी सर, अब मान लो जैसे उसने सर 1000 करके 3 बार खर्चा कर लिया, तो अगर 3000 की पेमेंट जाएगी तो उसमें कोई कोटेशन का पंगा तो नहीं होगा सर?
नहीं, खाने पीने में किस बात की कोटेशन, तो उसके लिए होती है ना, आप कोई मार्केट से कोई चीज परचेज कर रहे हो आप सामान। जी सर। हाँ। ओके, थैंक यू सर जैसे कि छोटे छोटे गांव, जैसे मान लो पीएचसी लेवल पे ना, मान लो बिल बुक पे क्या होता है, प्रोपराइटर का नाम प्रिंटेड होता है, हाँ जी, तो उस केस में प्रोपराइटर को पेमेंट कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर क्योंकि सकते क्योंकि रूरल में जो है ना, गांव में फॉर्म के नाम से अकाउंट तो होते नहीं, क्योंकि छोटी छोटी दुकानें होती है, तो उनकी बिल बुक बनवा के वो किसी भी नाम से बनवा देखो लेते हैं, मेरी मान लो बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, एक सभी सभी के लिए है ये बात। अगर जी सर। आपने सैंक्शन जारी कराया है किसी XYZ फर्म के नाम से, आपने सैंक्शन जारी कराई है, ठीक ओके है, सर। और नीचे आप पेमेंट कर रहे हो किसी इंडिविजुअल को, तो ठीक वो है बिल सर। पास नहीं होगा, उस पर ऑब्जेक्शन लगेगा। जी सर। ठीक है। ठीक है। हाँ। ओके ओके, थैंक यू। ओके। हर केस ये इसी यूजर में बनेगा ना, ये बिल जो आपने सैंक्शन मुझे भेजी है? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। तो ये मुझे एक बार बताओ, इसका मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। नहीं, बिल वन सर, आप बिल वन ओपन कर लो ना इसमें, अभी सेंड टू इसी चेक। को मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ ना। मैं इसी बिल को एडिट कर देता हूँ, 2 नंबर जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है। ठीक है। तो स्कीम यही है, सेम इसमें, सेम हाँ ऐसे जी, स्कीम हमेशा हमेशा ये रहेगी। सेम यही रहेगा, ठीक है। हाँ जी। इसमें सैंक्शन नंबर क्या है आपका? P2 है, P बजट है, P2 है। P2 हाँ। सैंक्शन नंबर तो लगाया नहीं हरकेश जी। सर आप जो बिल नंबर 1 बना हुआ ना, आपको एक नहीं, वो सैंक्शन नंबर डेट बताओ ना, इसमें क्या लगाओगे आप? किसकी सर? आपका डिस्पैच नंबर सैंक्शन का, ये तो ब्लैंक पड़ा है। मैं कह रहा हूँ सर, आप हमने एक बिल 1 बना रखा है, आप अच्छा, उसको एडिट कर लो, मैं ये कह रहा हूँ आपको। बिल 1 को। बिल 1 को। तो ये नंबर है इसका सैंक्शन का, हाँ जी, ये वाला। हाँ जी। तो अमाउंट आपने डाली हुई है इसमें, यूसी रिक्वायर्ड नहीं है ना इसमें? नहीं। इसका बेनिफिशियरी बताओ क्या है? ये ऑलरेडी इसमें पे आपने हाँ, ऐड किए हुए हैं, हाँ, ये वेंडर पेमेंट है ना सर, ये कर रखी है ये। तो ये तीनों रहेंगे इसमें? हाँ जी, सैंक्शन है हमारे पास तीनों की। तो ये 3 वेंडर है, 3 वेंडर की आपने अलग अलग सैंक्शन बनाई है इनकी तीनों? एक सैंक्शन, एक कितनी सैंक्शन अमाउंट, बनाई है। कितनी अमाउंट की है ये? 10,832 रुपये। ये 10,832। हाँ तो जी। अब इसमें कौन से वाला ऐड करना है हमने? वो तो सर ये तो इसको हो आगे गया पूरी मेरे ख्याल से। नहीं सर, आपका इसको आप फर्दर प्रोसेस कर दो, वहाँ पे अच्छा, सैंक्शन ठीक है, भी। ठीक है। हाँ, हाँ तो जी। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, ये यहाँ पे पेई आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ से जो पेई है वो सिलेक्ट करके उसकी टोटल जो सैंक्शन की टोटल अमाउंट है वो यहाँ डाल दोगे आप। उसमें जीएसटी कट रहा है या टीडीएस कट रहा है वो आपने इसमें प्रोसेस मैंने दिखाई दी आपको। तो सर आपको सैंक्शन नंबर व्हाट्सएप भी कर रखी है हमने, कुछ सॉफ्ट कॉपी आपको। ये ठीक है ना, 1417 ठीक है ना इसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसको अपडेट कर देता हूँ मैं। हाँ जी। तो ये बिल नंबर 1 के अगेंस्ट मैं वो सैंक्शन ऑर्डर जो है ना इसको जो है अपलोड ये कर देता ये डाउनलोड कर लो सर, पहले डली हुई वही दिखा दो यहाँ पे। हूँ। कर दिया मैंने। और इसके सब वोचर हैं इसके? हाँ, ये अपलोड हो रखे हैं ना सर, साइड में देखो ना आप, डाउनलोड सब वाउचर हमने कर रखे हैं सारे अपलोड इसमें। कभी जान दो।
अपलोड हो गया, सेंड टू। तो ये अपलोड हो गया इसमें। अब आपने यहाँ से इसको सेंड टू एआई चेकर को करना है। हाँ जी, हाँ यहाँ पे सेंड टू कर देंगे तो ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का चेकर है ये भी उनके पास चला जाएगा। अब आपने इसको यहाँ से जो चेकर का यूजर आईडी पासवर्ड है, टू 2421 चेंज कर दिया क्या पासवर्ड? नहीं, आप वो आईडी गलत डाल रहे हो ना सर ऊपर। 2421 कोई नहीं, पासवर्ड सर इसमें एच कैप्स में है और लास्ट में स्टार है। इसमें पासवर्ड मेरे पास, इसने तो कुछ और भेजा है। ये वो मेकर का भेजा सर आपको। नहीं, दोनों भेज रखे हैं इसने। अच्छा, नहीं, वो मेकर बताओ की क्या है? एच कैपिटल, हाँ जी, सेम है सारा। एच कैपिटल RPK 4 अच्छा, टाइम वो 0। स्टार वाला है क्या? सिंगल स्टार वाला? हाँ, वही वाला जो स्टैंडर्ड आ रहा है। स्टार यहाँ बिल में जाओगे, मैनेज बिल पे जाना है आपने। मैनेज बिल पे यहाँ पे व्यू डिटेल करना है। हाँ जी, यहाँ पे आपने ये बिल अब चेक करना है इसको। ये जो डाउनलोड यहाँ पे जो इसका दिखा रहा है ये डॉक्यूमेंट, आपने इनको पहले डाउनलोड करना आपने दोनों को, सैंक्शन को भी और सब वोचर को भी। ठीक है? हाँ जी। ये दोनों डाउनलोड हो गए हैं। अगर चेकर को लगता है कि भाई कुछ गलत है, ये यहाँ रिमार्क्स में अपना रिमार्क्स डाल के उसको रिटर्न बैक टू मेकर यहाँ से उसको वापस भेज सकता है ठीक करने के लिए। हाँ जी सर, इस एक बार आप जो सैंक्शन थी और सब वाउचर एक बार ओपन करके दिखा दो यूजर्स को, क्या वो जो फॉर्मेट है। ये है सब वोचर इसके, यहाँ पे ये सब वोचर है और ये सैंक्शन है जो अपलोड किए हैं यहाँ पे, ये सैंक्शन ऑर्डर है। हाँ जी, एक बार दिखा दो यहाँ पे। सर एम आई ऑडिबल? हाँ, देखो ये दिख रहा है आपको सैंक्शन ऑर्डर? ये सैंक्शन ऑर्डर है और ये सब वोचर है जो वहां पे अपलोड किए हुए थे, जो डाउनलोड किए। ठीक है जी? हाँ जी सर। हाँ, लगा दिया उसमें कोई। तो यहाँ पे हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ जी बोलो। सर जो ये अमाउंट है डिवाइड होके आ रहा है सेंट्रल शेयर और स्टेट शेयर में, एक बार बिल्कुल दिखाना दोबारा नीचे करके थोड़ा। ये हाँ। सेंट्रल शेयर और स्टेट शेयर, हाँ बिल्कुल अलग अलग आएगा। 60-40 जो स्कीम का रेशो है उसके हिसाब से आएगा। मैं तो एक जगह अमाउंट करना है ऑटोमेटिकली ना फिर इसको। नहीं, अब जो वेंडर की पेमेंट है, सुनो मेरी बात सुनो, ये बैक एंड पे इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ग्रॉस अमाउंट डालनी है आपने तो टोटल डालना है ना, यहाँ नीचे जितनी पेमेंट उसको देनी है वो सिस्टम अपने आप उसको 40-60 में वहां से अपने आप माइनस करेगा। इसको वेरीफाई बिल करना है, यस करना है। बिल स्टेटस चेंज सक्सेसफुली, यहाँ पे इसका स्टेटस चेंज हो गया। यहाँ पे आप इसको प्रूव करके चेक कर सकते हो। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का चेकर है वो इसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकता है, या अगर उसने दूसरा बिल की कॉपी निकालनी है तो रिपोर्ट में जाएगा, बिल रिपोर्ट, और यहाँ पे SNA बिल और ये बिल नंबर 1 व्यू रिपोर्ट करेगा तो ये बिल यहाँ दिख जाएगा उसका। आपको दिख रहा है ना, बिल दिख रहा है ना वहां पे स्क्रीन पे? हाँ जी, दिख रहा है। तो ये बिल आपको यहाँ
यहाँ से प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो इसका। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी। तो अब ये बिल जो है ना, जो आपके सेंट्रल डीडीओ है उनके पास चला गया। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का काम यहीं तक का है। अगर सेंट्रल डीडीओ को लगता है कि इसमें कुछ गलत चीज है तो वापस इसको वो सेंड बैक टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को भेज देगा। एक बार हर केस जी वो भी मुझे शेयर कर दो एक बार, डीडीओ वाला, मैं वो दिखा देता हूँ एक बार। हाँ सर, हम दे रहे हैं आपको भी। ये जो आप रिपोर्ट की बात कर रहे थे ना, ये एसएलएस वाइज है। हाँ जी, हाँ जी। ये स्कीम आपको किस डेट से किस डेट तक चाहिए? जैसे अभी मेरे ख्याल से आपका बिल कोई हुआ नहीं है पास, या हो गया कोई का? आप चेक करोगे ना सर, इसमें टोटल अमाउंट आ जाएगा। जैसे ये टोटल अमाउंट आ रहा है, जो बजट से माइनस होगा, ग्रोस माइनस होगा ना बजट से। तो सर यहाँ पे जो अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपका, उसमें एलोकेटेड अमाउंट आ रहा है। बेसिकली मेरे यूजर की रिक्वायरमेंट ये है, जैसे हमने कोई कंपोनेंट सेलेक्ट करा था 185.2, उनको उसके सामने कितना बजट दिया और आज की डेट तक उन्होंने कितना खर्चा कर लिया और बैलेंस अमाउंट ये क्या है। हमें एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए। ये सुनो, ये वही रिपोर्ट है जो मैंने व्यू करके दिखाई है। अभी कोई खर्चा हुआ नहीं है ना, तो यहाँ पे वो रिपोर्ट जब आप चेक करोगे ना, उसमें आपको कोई और चीज एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होगी भी, हमें इसमें ये चेंजेस चाहिए, तो वो हम चेंज करा देंगे रिपोर्ट में। ठीक है, ये रिपोर्ट है वो, यहाँ पे वो रिपोर्ट खुल रही है वो वाली। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ ठीक है, यहाँ रिपोर्ट खुलेगी, उसमें ये फील्ड है, बिल नंबर आएगा, बिल डेट आएगी, मदर सैंक्शन का नंबर आएगा, मदर सैंक्शन की डेट, अवेलेबल अमाउंट कितनी थी, बिल अमाउंट कितनी है, सेंटर का शेयर कितना है, सीएस अमाउंट, और ऐसे स्टेट शेयर, सेंटर शेयर, स्टेट शेयर, दोनों अलग अलग दिखेंगे। टोटल बिल की अमाउंट भी दिखेगी, अवेलेबल अमाउंट कितनी है आपके पास, एलोकेशन कितनी है, वो सारा दिखेगा इसमें। जब आपका कोई एक्सपेंडिचर होगा, उसके बाद जब आप रिपोर्ट चेक करोगे, अगर आपको उसमें कोई चीज कुछ चेंज करवानी होगी तो हम आपके अकॉर्डिंगली उसको चेंज करवा देंगे। सर ये कंपोनेंट वाइज एलोकेशन शो नहीं होगा? जैसे कि कुछ खर्चा होगा तभी शो होगा ना। नहीं, कंपोनेंट वाइज। कंपोनेंट वाइज ही रिपोर्ट, ये कंपोनेंट वाइज नहीं आएगा इसमें। ये सीएस का जो सेंटर शेयर दिखा रहा है ना, उसकी अमाउंट आएगी यहाँ पे। जैसे सेंटर का कितना शेयर आया है इस बिल में और स्टेट का कितना आया है। सर इसमें एक पॉइंट था डिस्कस करने वाला सर। जैसे मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को सपोज करें सर, मैं 200 हेडों में पैसा दिया। हाँ जी, डिफरेंट सब हेड हैं सर। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैंने 2 करोड़ दिया टोटल यमुनानगर को। हाँ। और उसके लिए 50 हेड हैं अलग अलग। हाँ। तो यहाँ पे दिखाएगा टोटल 2 करोड़। हाँ। उसमें कितना खर्च हुआ, लेकिन ये चाह रहे हैं कि 50 हेड अलग अलग कंपोनेंट में हमें क्या क्या एलोकेशन हुआ वो नजर आए यहाँ पे। तो इसमें ना हम एक कंपोनेंट का फील्ड ऐड करवा देंगे, वही चाह रहे हो ना आप? हाँ जी सर, कंपोनेंट भी दिखे। ठीक है, ठीक है। भारतीय कंपोनेंट वाला नोट कर लो, वही रिपोर्ट जो दिखे तो कंपोनेंट भी उसमें दिखे रिपोर्ट में। हेलो सर, जैसे रेगुलर साइड में ई सैलरी में शो नहीं होता कि जैसे सैलरी के लिए इतना, ऑफिस एक्सपेंस के लिए इतना बजट एलोकेट है, इतना खर्च हो गया, इतना बैलेंस है, वो फॉर्मेट चाहिए सर। वो फॉर्मेट आपको आपके सेंट्रल डीडीओ को दिखेगा, वो वाला फॉर्मेट आपके सेंट्रल डीडीओ के पास रहेगा। सर फिर हम कैसे कंफर्म करेंगे हमारे पास इतना, मतलब इतना बजट एलोकेट था, इतना खर्च हो चुका है, इतना बैलेंस पड़ा? ये रिपोर्ट जो मैंने बोला है, जब आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा ना, इसमें आपको जो कोई रिक्वायरमेंट आपकी होगी, हम इसमें वो फील्ड ऐड करवा देंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर। सर कैश बुक का सिस्टम क्या रहेगा मैनुअली? जैसे कैश बुक आपको मैनुअल करनी पड़ेगी। नहीं, अकाउंट्स कैसे पता चलेगा, क्या सिस्टम रहेगा थोड़ा सा? हाँ जी, कैश बुक का सिस्टम बताएंगे कैसे मैनुअली? अभी कैसे कर रहे हो आप कैश बुक? सर अकाउंट्स का सर हम बता देंगे इनको अलग से, वो तो अलग से आप कर लेना, फिलहाल आप सिस्टम का देखो। ट्रेनिंग हम कर देंगे सर, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है सर डीडीओ का। हाँ मैं देख रहा हूँ सर। इसमें एम्प्लॉय की सैलरी स्टेटमेंट का भी प्रोविजन हो सकता है क्या? हेलो हेलो जी बोलो सर। इसमें एम्प्लॉइज की जो हम सैलरी पे करेंगे तो उसकी स्टेटमेंट का भी प्रोविजन हो सकता है क्या? एक मिनट, आपकी आवाज कट रही है, एक मिनट आप वेट करो।
मैं कह रहा हूँ सर, अगर जो हम सैलरीज पे करेंगे ना, तो उसमें जैसे एम्प्लॉइज की यूनिक कोड वाइज सैलरी का प्रोविजन, सैलरी स्टेटमेंट का भी प्रोविजन हो सकता है? हो जाएगा सारा वो, तो जो आप एक बार सिस्टम पे आप काम करोगे ना, जैसे जैसे आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी और वो मैंडेटरी होगी कि भी वो चीज जरूरी है, तो वो उसका प्रोविजन करवा देंगे हम। क्योंकि एम्प्लॉइज तो सैलरी स्टेटमेंट तो मांगेंगे सर, उसके लिए चाहिए। कोई नहीं, हो जाएगी वो। ये 1 नंबर बिल वहां से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने जैसे सेंड टू सेंट्रल डीडीओ किया था, तो यहाँ पे आ गया वो। तो यहाँ से अब इन 3 बेनिफिशियरी को इनकी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं, और इसको अगर सेंट्रल डीडीओ को लगता है कि भाई ये बिल गलत है, इसमें कुछ गलत है, ठीक, ये स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? हाँ जी सर, हाँ जी सर, यस सर। तो उसको लगता है कि भाई कुछ गलत है ये, तो इसको यहाँ से सेंड बैक टू एजेंसी वापस भेज सकता है डीडीओ, ट्रेजरी को सेंड करने से पहले। यस बिल को वो डिलीट भी कर सकता है, कैंसिल करेगा तो बिल डिलीट हो जाएगा बिल्कुल ही, और वेरीफाई बिल करेगा तो ये डिजिटली साइन होके ट्रेजरी को चला जाएगा, सेंड टू ट्रेजरी हो जाएगा बिल यहाँ से। और इसमें कोई करेक्शन की जरूरत है तो वापस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पास वापस आ जाएगा। तो ये आपके सेंट्रल डीडीओ का पार्ट है, वो यहाँ से इसको आगे ट्रेजरी को भेजेंगे। जैसे ही ये बिल ट्रेजरी को जाएगा इस पे टोकन नंबर जो है वो ऑटोमेटिक लग जाएगा अपने बिल पे, और वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है इसके हार्ड कॉपी, सैंक्शन और बिल वगैरह, वो सारे फिजिकली ट्रेजरी में सबमिट होंगे। ठीक है जी। इन केस हाँ जी क्या सभी जो भी है सर, सारे पीएचसी सीएचसी के जितने हैं वो सभी? एक मिनट, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, एक बार थोड़ा। सर ये कह रहा था, जितने भी हमारे पीएचसी सीएचसी के बिल हैं या और हैं, वो सभी पंचकुला स्टेट हेडक्वार्टर पे जाएंगे सर? बिल्कुल जाएंगे जी, जब तक ये पेपरलेस नहीं होता। जी सर जी। तो ये प्रोसेस है, इसमें एक प्रोसेस और है। सपोज करो किसी बेनिफिशियरी का कोई अकाउंट नंबर गलत था, या उसकी कोई भी डिटेल उसके पे कोड के अकॉर्डिंग, और जो बैंक में अकाउंट है, उसका बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिटेल मिसमैच है, तो उसकी जो पेमेंट थी वो फेल हो जाएगी, फेल होके वो वापस आएगी। वो जैसे ही पेमेंट वापस आएगी, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का जो चेकर है वो उसका रिफंड वोचर दोबारा से जनरेट करेगा। वो जब आप सिस्टम स्टार्ट कर दोगे, कोई इस तरह की पेमेंट कोई आएगी, उसका प्रोसेस हम बता देंगे आपको, वो पेमेंट कैसे करनी है। उसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का जो चेकर है वो उस फेल ट्रांजैक्शन को जैसे ही अपने बिल में जाएगा, वहां मैनेज बिल में जाके चेक करेगा, तो वहां पे वो उसमें चेक करेगा, उसके पास उसमें उसको स्टेटस दिखेगा उस बिल का, भाई ये पेमेंट किस वजह से वापस आई है, वहां उसको उसका स्टेटस दिखेगा। उसको वहां से वो अपडेट करके वापस मेकर को, अपने जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का मेकर है उसके पास भेज देगा, और पहले जो उसका यूसीपी है जिस वजह से वो पेमेंट फेल हुई है, पहले उस यूसीपी में उसकी बैंक अकाउंट डिटेल गलत है या उसका नाम गलत है, वो चीजें पहले अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद उसको ट्रेजरी वेरीफाई करेगी, करेक्शन जो आपने की है उसमें भी पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। वो वेरीफाई होने के बाद फिर जो मेकर है आपका, मेकर उस का रिफंड वोचर, उसको रिफंड वोचर जनरेट करेगा। रिफंड वोचर जनरेट करने के बाद उसका सेम प्रोसेस रहेगा, मेकर के पास जाएगा, सॉरी चेकर के पास, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के चेकर से दोबारा फिर सेंट्रल डीडीओ को जाएगा, सेंट्रल डीडीओ से फिर वो ट्रेजरी को सेंड होगा रिफंड, तो फिर दोबारा से उसका सेम प्रोसेस रहेगा। उसकी पेमेंट में 4-5 दिन नहीं लगेंगे। जैसे ही वो ट्रेजरी में जाएगा रिफंड वोचर, तो उसका जैसे ही पास होगा ट्रेजरी से, तो उसका सेम डे उसकी पेमेंट उसके अकाउंट में चली जाएगी। ये फेलियर के उसमें है, जैसे आप जब पेमेंट करोगे, किसी की कोई ट्रांजैक्शन फेल होगी, पैसा वापस आएगा, तो उस केस में जब आप करोगे
तो वो तब उस टाइम आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगा, क्योंकि अभी कोई फेल ट्रांजेक्शन तो है नहीं है अभी, तो उसका कोई डेमो हम आपको करके दिखाएं। तो इसमें ये प्रोसेस रहेगा सारा। हो गया पूरा। नहीं अब क्या करें? तो अब आप इसमें किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो बाकी वो जो आपका सैंक्शनिंग अथॉरिटी का मैटर है वो आप अपने हेडक्वार्टर पे हर केएसजी से जो भी डील करता है उनसे डिस्कस कर लेना। वो सरकार से पावर डेलीगेट कराते हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को, या हेडक्वार्टर उसको खुद रखता है, वो आपके डिपार्टमेंट का इंटरनल मैटर है, वो आप लोग खुद डिसाइड वो डिस्कस कर लेना। सर एक पॉइंट इसमें पूछना था, जो डेलीगेशन ऑफ पावर हम कर रहे हैं जी, तो हमने फाइल तो भेज दी है अपने मिशन डायरेक्टर सर के पास, ठीक है, आज अप्रूव भी हो जाएगी। क्या इसकी कोई गवर्नमेंट से एफडी से भी कोई अप्रूवल चाहिए होगी या अपने डिपार्टमेंटल अप्रूवल? जो पावर डेलीगेट है आपके मिशन डायरेक्टर जो है ना, उनको जितनी पावर है, ठीक है, वो उतनी ही डेलीगेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा कर नहीं सकेंगे, ठीक है। आपकी जो पावर है वो सरकार से डेलीगेट होनी चाहिए थी। आपके एसीएस जो है ना, एसीएस साहब है, उनको फाइल दी आपकी। एक सैंपल आपको दिया भी था मेरे ख्याल से आरकेएससी। हाँ दिया था सैंपल डिपार्टमेंट का। हाँ जी जी, हाँ चलो एसीएस से करवा लेंगे सर वो फाइल। तो वैसे आप आपका इंटरनल मैटर है, वो आप डिस्कस कर लेना कैसे करना है आपने, किसको कितनी पावर डेलीगेट करनी है, फील्ड में करनी है या नहीं करनी है, ठीक है, हेडक्वार्टर पे रखनी है, कैसे करनी है वो देख लेना। ठीक है सर, कुछ और? ठीक है जी। और कोई किसी का क्वेश्चन हो कुछ इससे रिलेटेड? हेलो, ये जो बैंक डिटेल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है ये आज ठीक हो जाएगी आपकी। ये इशू है, ये पीएफएमएस से आ रही है प्रॉब्लम। मैं सतेंद्र जी से बात करके और इसको ठीक करवा देंगे हम आज। सर हम ना एक पहले इंटरनल थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें, उसके बाद एक ट्रेनिंग और ऐसी कर लेंगे सर, क्योंकि हम भी थोड़ा अवेयर हो जाएंगे इस सिस्टम के बारे में। कोई बात नहीं, जब आप कहोगे तब हम दोबारा से आपको ट्रेनिंग करवा देंगे। जी जी, थैंक यू सर। हाँ जी सर एक क्वेरी और है इसमें, अगर किसी वेंडर का इन नियर फ्यूचर अकाउंट नंबर चेंज हो जाता है, हाँ जी, पुराना बंद हो जाता है, तो उसका नया कैसे अपडेट होगा इस पे? क्योंकि नया आप एक रिक्वेस्ट लिखोगे अपने सेंट्रल डीडीओ को, और उसके साथ उसकी बैंक की डिटेल और उसका एक एफिडेविट और उसकी एक आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा के आप अपने हेडक्वार्टर को भेजोगे, और फिर आपका हेडक्वार्टर स्टेट साइबर ट्रेजरी को भेजेगा, फिर वहां से आपकी बैंक की डिटेल चेंज होगी। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके। सर एक क्वेरी हो रही, पूछना था, एक चीज पूछनी थी जी। बोलो सर, जो ये मेकर जो आईडी है ये सीएससी लेवल तक रहेगी या पीएससी लेवल तक रहेगी सर? वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपका डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा वो किस किस को बनाएगा, कहाँ कहाँ है, किस किस के पीएफएमएस में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के जो कोड है वो जनरेट है, वो वहां से डाटा फैच होगा, जिसका होगा वही रहेंगे। कोई नया होगा तो वो प्रोसेस होता है, वो आपका डिपार्टमेंट आपसे टेकअप कर लेगा, आप डिपार्टमेंट से टेकअप कर लेना। अगर डीडीओ एक होने के कारण एक बंदे की पेमेंट जाने में कम से कम 20 से 30 दिन लग जाएंगे इस सॉफ्टवेयर में तो सर। हाँ जी, एक अकाउंट्स में पेमेंट करने में सर 20 से 30 दिन लग जाएंगे। नहीं 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 नहीं, 20 से 30 दिन नहीं, मैंने बोला 4 से 5 दिन लगते हैं, और वो डिपेंड करता है पीएफएमएस कितनी जल्दी अप्रूव करता है उसको। नहीं जैसे सर मैं ये बिल है ना पंचकुला जाएंगे, उसमें भी 10 से 15 लग जाएंगे, फिर वो ट्रेजरी में जाएंगे उसमें भी 5 दिन लग जाएंगे, तो इसका मतलब एक हफ्ते में पेमेंट जाने में कम से कम 10 से 20 दिन तो लगेंगे। चलो इसको हम ना अलग से कैसे आप लोग अपना सिस्टम बनाओगे आपके हेडक्वार्टर के साथ? सर हम कर लेंगे इसको सिस्टम हम कर लेंगे, डिस्कस कर लेना। ये डैम से रिक्वेस्ट है, ये स्टेट लेवल के इशू होंगे, हम अलग से इनका केस बना के वहां भेज देंगे। बिल्कुल 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 ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, सभी का धन्यवाद बहुत बहुत।